मेक इन इंडिया मिशन ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि सशक्त भारत की मुहिम है। फ्रेंड, जमीन ही नहीं, देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में भी लहरा रहा है। आज देश में सिर्फ हथियार ही नहीं बनाए जा रहे बल्कि यहाँ उस भरोसे को भी मजबूत किया जा रहा है जिसके दम पर सेना वीरता का नया इतिहास लिख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। अब हम सिर्फ टैंक, तोप, मिसाइल या फाइटर जेट्स ही नहीं बनाते, हम बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत जिसका सर्वोच्च संकल्प है राष्ट्र रक्षा। भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। जनाब, हिंदुस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे कैंपों को तबाह कर दिया है। ओवर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया ने पहचाना। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा और विदेश से हथियार और उपकरण के आयात को कम कर भारत ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड मिशन पर आगे बढ़ रहा है। अब हम इनमें से बहुत सारी चीजें न केवल भारत की धरती पर बना रहे हैं, न केवल भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान अब खुद की रक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। हिंदुस्तान आज की तारीख में अपने हथियार, गोला बारूद खुद बना रहा है। मिसाइल से लेकर ड्रोन तक और साथ ही साथ फाइटर जेट्स तक सब कुछ भारत में ही बन रहा है। और ये है हमारे आत्मनिर्भर भारत का मिशन। ये केवल नारा नहीं है बल्कि हमारा प्रण है और हमने दुनिया को दिखा दिया है कि मेक इन इंडिया मिशन के तहत कैसे भारत आज खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में दुनिया के नक्शे में अपनी पहचान बना चुका है। भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में लंबी छलांग लगाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले 5 साल में रक्षा उत्पादन में 90% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2023 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर 1,50,590 करोड़ को पार कर गया है। यानी कि भारत ने रक्षा उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 18% की छलांग लगाई है। साल 2019-20 तक भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 79,071 करोड़ रुपए था। यानी साल 2019-20 की तुलना में देश के डिफेंस प्रोडक्शन में 90% की बढ़त हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई योजना मेक इन इंडिया ने जिस क्षेत्र में सबसे अधिक छाप छोड़ी है वो है रक्षा। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर ना सिर्फ सुरक्षा के मामले में डिफेंस प्रोटेक्शन में होना पड़ेगा, तमाम ऐसी विधाएं हैं उसमें हर एक में आपको
इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका कि प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कट कॉल दिया हुआ है। जहां तक डिफेंस का सवाल है, देखिए हिंदुस्तान की सुरक्षा में को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आप ऐसे समय में दूसरे देशों पे निर्भर ना रहें जब आपको उस इक्विपमेंट की, उस हथियार की, उस गोला बारूद की, उस एम्युनिशन की जरूरत है। लिहाजा आपको स्वावलंबन की तरफ जाना पड़ेगा और हिंदुस्तान देखिए धीरे धीरे इसके तरफ अग्रसर हो रहा है। ये मेक इन इंडिया मिशन की वो तैयारी है जिसमें हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर भारत का है और भारत के लिए है। 11 साल पहले केंद्र में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, जिसके तहत मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन एक वक्त था जब 65 से 70% रक्षा सामग्री आयात की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 35% सामान ही आयात होता है। सीप्री यानी कि स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2014 से 18 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है, जिसने साल 2016 से 20 में 9.5% वैश्विक हथियार आयात किए हैं। देश में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए एक अहम कदम उठाया था। इसमें विदेशों से खरीदे जाने वाले सैन्य हथियार, उपकरण और कलपुर्जों की खरीद पर रोक लगा दी गई। इसे पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट कहा गया। अब तक रक्षा मंत्रालय ऐसी 5 लिस्ट जारी कर चुका है और इसमें तकरीबन 5000 आइटम्स के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। ये सभी डिफेंस, पीएसयू और निजी स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट 4666 आइटम्स की 5 लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा। नेगेटिव लिस्ट, इसमें 310 उपकरणों जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोप के आयात पर 2020 से 27 तक रोक लगाई गई है। डैप 2020 यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में खरीद को प्राथमिकता दी गई, यानी कि स्वदेशी डिजाइन और प्रोडक्शन को बढ़ावा। सृजन पोर्टल, इसमें 19,509 पहले आयातित आइटम्स को स्वदेशी बनाने के लिए लिस्ट किया गया। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, इसमें टाटा, एल&टी, भारत फोर्ज और एमएसएमई को बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। एफडीआई में छूट, डिफेंस में 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से और 100% सरकार की मंजूरी से होगी। अगला है R&D को बढ़ावा, इसमें आईडेक्स और टीडीएफ स्कीम्स से स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को फंडिंग दी जा रही है। साल 2025 में टीडीएफ के लिए 60 करोड़ रुपए और आईडेक्स प्राइम के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए। सबसे पहले मैं टच करूंगा पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन। इसके तहत वो सारी चीजें हैं जो कि डिफेंस में जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसको हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो पीएसयूज हो, पीएसयूज हो, प्राइवेट सेक्टर हो। अब हम नेगेटिव लिस्ट की बात करते हैं। टाइम टू टाइम ये लिस्ट रिवाइज की जाती है। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कि उन आइटम को बैन किया गया है जिसका हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये सारे के सारे आइटम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। लिहाजा ये नेगेटिव लिस्ट में दिन रात इजाफा हो रहा है और इन आइटम को हम अब बाहर से इंपोर्ट करना डिफेंस सेक्टर में बंद करेंगे। सृजन पोर्टल देखिए एक ऐसा पोर्टल है जिसमें तमाम प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक सेक्टर की यूनिट इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि तमाम आगे आने वाले दिनों में जो हमारे डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका टेंडर निकलने वाला है, क्या उसका क्वालिफिकेशन क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों की उसमें लिस्टिंग होती है। प्राइवेट कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सहूलियतें दी गई हैं। सरकार ने भारत की निजी हथियार निर्माता कंपनियों के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है कि बड़ी तेजी से ये आगे बढ़ने लगे। इस पूरी बढ़ोतरी में हिस्सेदारी की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में कुल रक्षा उत्पादन में डीपीएसयू यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान करीब 77% रहा, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% रहा। निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बढ़ी है। जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21% थी, वो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23% हो गई।
प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आ सकते हैं, जिसमें जो मेजर प्राइवेट प्लेयर हैं, टाटाज हैं, रिलायंस हैं, महिंद्राज हैं, कल्याणी ग्रुप हैं, एल&टी है, अदानी एरो सिस्टम है, तमाम लोगों को इसमें इनवाइट किया गया है। जब जिसमें कि जो हमारा जो एडवांस टोड गन सिस्टम है वो भी देखिए प्राइवेट प्लेयर ने बनाया हुआ। तो एक तरीके की खुली छूट है, और साथ में डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ उनको एक इंटरनेशनल मार्केट भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम नाउ सिर्फ हिंदुस्तान की आर्मी के लिए डिफेंस का प्रोडक्शन ना करके एक उनको मल्टी फेरियस आप मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि इन प्राइवेट प्लेयर्स को जो हिंदुस्तान की नीड को पूरा करने के बाद बाहर के भी मार्केट उनके लिए उपलब्ध है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा तवज्जो दे रहा है और इसी के तहत देश में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में सिर्फ 2 ही कॉरिडोर हैं। डिफेंस कॉरिडोर दरअसल ये एक ऐसा रक्षा क्षेत्र है जहां पर हथियार बनाए जाते हैं, यहां पर रिसर्चेस भी होती हैं। सीधे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो ये है कि यहां पर अत्याधुनिक हथियार बनाए जाते हैं और वो भी स्वदेशी तकनीक के जरिए। हमारे देश में ही इसका निर्माण हो रहा है और ये भी मेक इन इंडिया के तहत एक बहुत बड़ा मिशन है जो भारत की ताकत को दिखाता है। डिफेंस कॉरिडोर का मकसद है कि भारत अब हथियार, मिसाइल, लड़ाकू विमान और उनके जरूरी पार्ट्स विदेशों से न मंगाए बल्कि खुद बनाए और दूसरे देशों को भी निर्यात करे। इनमें सबसे खास है टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट, जिसे दुनिया के सबसे बड़े टाइटेनियम रिमेल्टिंग यूनिट में से एक बताया जा रहा है, जो भारत के उत्तर प्रदेश में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या होगा, तो आपको बता दें कि टाइटेनियम और सुपर एलॉयज का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों के इंजन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि नेवी के जहाजों और पनडुब्बियों में होता है। ये मटेरियल हल्के होते हैं मगर बेहद मजबूत और हीट रेजिस्टिंग भी होते हैं। इस प्लान से भारत तेजस, AMCA, नए जेट इंजन प्रोजेक्ट्स, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों और एडवांस ड्रोन्स के लिए जरूरी पार्ट्स खुद ही बनाएगा। हमारा डिफेंस कॉरिडोर है वो इनवाइट करता है तमाम डिफेंस का जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको एक जमीन मुहैया कराने और वो टेक्नोलॉजी वो अपने साथ लेके आए। उनको एक कॉरिडोर, एक जगह मिली हुई प्रोडक्शन के लिए, जिसके तहत वो टाइटेनियम या सुपर अलॉय बना सकते हैं। ये टाइटेनियम देखिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग धातु है जिसका वेट कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसके तमाम फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो एरोनॉटिक्स हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट हो। इसी तरह सुपर अलॉय जब आप बनाते हैं तो वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें आपका कोबाल्ट होता है, निकल होता है, आयरन का सुपर अलॉय होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। क्या वो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जा रहा है, क्या वो एवियोनिक्स के लिए जा रहा है, क्या वो गन सिस्टम में यूज होना है। इन सारी चीजों का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में करते हैं और हाई क्वालिटी का इस तरीके का अलॉय या टाइटेनियम बनाते हैं तो डिफेंस के क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। डिफेंस कॉरिडोर से विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता घटेगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही युद्ध जैसे हालात में सेना के लिए हथियार की सप्लाई से लेकर उसकी मरम्मत सब कुछ आसान होगा। राजस्थान में देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने को लेकर चर्चाएं अब जोरों पर हैं। इसको लेकर एक प्रपोजल भी दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय हथियारों की सप्लाई और उसकी मरम्मत में यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है क्योंकि ये काफ़ी दूर है। और इसीलिए सेना की सप्तशक्ति कमान ने राजस्थान सरकार को एक प्रपोजल भेजा है, जिसके तहत तीसरे कॉरिडोर को बनाने के लिए मंजूरी मांगी गई। आज भारत दुनिया में अपनी रक्षा क्षमताओं के मामले में कई एलीट ग्रुप्स का सदस्य है। भारत न सिर्फ अपनी सेना को स्वदेशी सैन्य उपकरणों से मजबूत कर रहा है, बल्कि उन्हें दुनिया भर के देशों को बेच भी रहा है। भारत की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि सभी पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। साल 2004 से 2014 में जहां रक्षा निर्यात सिर्फ 4,312 करोड़ रुपए था,
वो साल 2014 से 24 में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपए हो गया। साल 2023-24 की ही बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी कि 12.04% की बढ़ोतरी। भारत का लक्ष्य है साल 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना। देखिए, हिंदुस्तान ने अगर डिफेंस का प्रोडक्शन 50,000 करोड़ के अपनी सीमा बना रखी है तो एक बहुत वेलकम स्टेप है। आज की डेट में ये करीब 24,000 करोड़ के आसपास है। इसको हमें डबल करना होगा, और जब हम इसको डबल कर लेंगे तो हमारा कितना रेवेन्यू जनरेशन होगा, कितने देश हमारे ऊपर आश्रित होंगे, और जब रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो इससे हमारे जीडीपी में इजाफा होगा, हमारे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और साथ में हम डिफेंस के माध्यम से हिंदुस्तान को एक ऐसा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे जिससे कि हिंदुस्तान फुल्ली डेवलप्ड नेशन बन सकेगा 2047 तक। 11 साल की आत्मनिर्भरता की यात्रा में भारत ने रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब भारत न सिर्फ अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, बल्कि दुनिया को हथियार बेचकर अपनी वैश्विक उपस्थिति भी बढ़ा रहा है। भारत ने दिखा दिया है कि रक्षा के क्षेत्र में उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास कितना ज्यादा अव्वल दर्जे का है, और इसी वजह से भारत की कई ऐसी निजी कंपनियां हैं जो इस वक्त डिफेंस सेक्टर में मौजूद हैं, सेना के लिए हथियार बना रही हैं और साथ ही साथ इनका निर्यात भी हो रहा है। भारत के जिन हथियारों और उपकरणों की डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है या फिर जिनका निर्यात किया जा रहा है, उनमें शामिल हैं डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 mm ATAGS ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण शामिल हैं। डिफेंस की फील्ड में ये बदलाव की कहानी एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 31% हथियार म्यांमार, 19% हथियार श्रीलंका, 12% मॉरिशस, 6% नेपाल, 5.1% अर्मेनिया, 4.3% वियतनाम, 4.2% मालदीव और 2.2% हथियार भारत अफगानिस्तान को निर्यात कर रहा है। कभी भारत की गिनती हथियार मांगने वाले देशों के रूप में भी हुआ करती थी, लेकिन अब भारत डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर जाना जाता है। आज भारत का डिफेंस प्रोटेक्शन 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। भारत ने आजादी के इन 78 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, कई युद्ध देखे, कई जंगें देखी, पड़ोसियों को देखा, उन्हें परखा भी, लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, दिखा चुका है दुनिया को कि हम कितने ताकतवर हैं। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य संरचना के साथ साथ हथियार, गोला बारूद, उपकरण समेत कई जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों के लिए किसी दूसरे देश पर आश्रित रहना सामरिक दृष्टिकोण से खतरनाक होता है। इसी को ध्यान में रखकर ज्यादातर देश अपनी शक्तियों के मुताबिक खुद के लिए आयुध फैक्ट्री लगाते हैं और इन्हीं की बदौलत देश की सेना को हथियारों की ताकत मिलती है। आजादी से पहले रक्षा क्षेत्र के निर्माण में भारत दुनिया के कई देशों से आगे था। यहाँ कई आयुध कारखाने और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हुआ करती थी। अंग्रेजों के जमाने में देश में 18 ऐसे आयुध कारखाने स्थापित किए गए जिनका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। 18 मार्च 1801 कोलकाता के कोसेपुर में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित हुई। ब्रिटिश काल में ही 2 प्रमुख रक्षा इकाइयों की स्थापना की गई थी, गार्डन रीच और मजगांव डॉक्स। भारतीय आयुध कारखाना देश भर के 41
निर्माण इकाइयों का एक समूह है जहां पर सेना के लिए हथियार और गोला बारूद बनाए जाते हैं। यहाँ ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी गोला बारूद, हथियार या फिर सेना का साजो सामान बनाए वो एकदम उच्च तकनीक का होना चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्रमुख ग्राहक हैं हमारी तीनों सेनाएं। सेना को हथियारों की आपूर्ति के अलावा आयुध फैक्ट्री केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बल को भी साजो सामान बेचती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो ब्रांच है जहां पर वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग, उनकी मार्केटिंग से लेकर लॉजिस्टिक तक की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यहां पर सेना के लिए यूनिफॉर्म से लेकर गोला बारूद और साथ ही साथ माइंस सप्लाई की जाती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज किसी भी राष्ट्र की इंडिजिनस तरीके से हथियारों को प्रोड्यूस करने के कारखाने होते हैं, जहां पर मिलिट्री हार्डवेयर और अनेक डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल का उत्पादन किया जाता है। चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो। हमारी जो पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के माध्यम से अनेक तरीके के इक्विपमेंट्स समय समय पर मिलते हैं। तो ये जो भारत का जो पूरा भारत के रक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता को हासिल करने का और मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का जो विजन है इस नए भारत का, उसको हासिल करने में भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आजादी के बाद भारत को रक्षा क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का अभाव था। सैन्य उपकरणों के लिए दूसरे देशों से आयात पर बहुत अधिक निर्भर था। हालांकि 1958 में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना जैसे प्रमुख उपलब्धियों ने तकनीकी प्रगति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 66 वर्ष पूर्व 1958 में की गई थी और डीआरडीओ ने भारत के रक्षा के क्षेत्र में बड़े अनुसंधान और विकास के कार्य को सफलतापूर्वक किया है। डीआरडीओ ने अपने द्वारा अपने अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत को अनेक स्वदेशी उपकरण, रक्षा के उपकरण प्रोवाइड कराए हैं और जिसमें कि जो अनेक लंबी दूरी की, मध्यम दूरी की और छोटी दूरी के जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो अग्नि हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, नाग हो, जैसी जो मिसाइल्स हैं वो डीआरडीओ ने अपने अनुसंधान और विकास से के माध्यम से विकसित की है। साल 1962 में जब चीन से युद्ध में हमें अच्छे परिणाम नहीं मिले, तब भारत सरकार ने भविष्य की जरूरतों को समझा और कुछ अहम कदम उठाने का फैसला किया। तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. मेनन ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की नींव रखी थी। हालांकि इससे पहले 1954 में बीईएल और 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हो चुकी थी। हमारे पास 1962 की तुलना में इस वक्त अत्याधुनिक हथियार हैं और सबसे बड़ी बात कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। उन्नीस के युद्ध ने प्रमुख सैन्य सुधारों के लिए भी देश को प्रेरित किया और भारत के रक्षा उद्योग को फिर से आकार देने और विस्तार देने के लिए बड़े पैमाने पर भूमिका निभाई। 1962 युद्ध के बाद भारत का रक्षा खर्च बड़े पैमाने पर बढ़ गया। 1961 में ये जीडीपी के 2.1% से बढ़कर 1963 में 4% हो गया और शेष शीत युद्ध में जीडीपी के 3% से लगातार ऊपर रहा। ये 1962 के पहले स्तर पर कभी नहीं लौटा। 1970 के बाद भारत का रक्षा क्षेत्र में विकास हुआ। रूस ने हमें लाइसेंस प्रोडक्शन दिया और इसके तहत भारत ने मिग 21 का लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू किया।
डीआरडीओ ने भी विकास किया। इसके बाद डीआरडीओ, बीईएल, बीडीएल ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो संकल्पना है वो भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। और इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1983 में शुरू किया गया था और इसके माध्यम से भारत ने अनेक तरीके की जो बड़ी मिसाइल्स हैं और मिसाइल की जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसको विकसित किया। अनेक लेबोरेटरीज में आपस में कोलैबोरेट करना, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन हो या जो प्राइवेट सेक्टर की जो डिफेंस यूनिट्स हैं, डिफेंस फैक्ट्रीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके अधिक से अधिक बेहतर रिजल्ट सामने लाना और बेहतर से बेहतर मिसाइलें डेवलप करना। भारत ने आत्मरक्षा को लेकर 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका समेत तमाम ताकतवर मुल्कों की नजर में आ गया। 24 साल बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय विरोधों को नजरअंदाज करते हुए 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षणों को अंजाम देकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। उन्नीस और 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत भी अब उस लीग में खड़ा हो गया है। हालांकि इसको लेकर तमाम देशों ने विरोध जरूर किया था, लेकिन भारत अडिग रहा। भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम अब आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं और इसी के साथ साथ भारत के पास पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल है जो उसकी ताकत में और ज्यादा इजाफा कर रही है। साल 1962 में भारत ने चीन से युद्ध लड़ा। साल 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई। इन युद्धों में भारत ने ये महसूस किया था कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों की फौरी तौर पर जरूरत है, जिनमें मिसाइलें सबसे अहम हैं। उस वक्त तक दुनिया भर में सिर्फ 4 ही देश ऐसे थे जिनके पास अपने मिसाइल सिस्टम थे, जिनमें चीन के पास डोंगफेंग मिसाइल सिस्टम, अमेरिका के पास लांस मिसाइल सिस्टम, सोवियत संघ के पास स्कड मिसाइल सिस्टम और इजराइल के पास जेरिको मिसाइल सिस्टम था। मिसाइल प्रोग्राम की सुगबुगाहट भारत में 70 के दशक में शुरू हुई। दरअसल उस दौरान डीआई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने पीएमओ को एक चिट्ठी लिखी जिसमें ये बताया कि चीन ने 1000 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइल का निर्माण कर लिया है और अगर जल्दी ही भारत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया तो फिर भारत और चीन की दूरी और लंबी हो सकती है। उसी साल सोवियत सूत्रों ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि चीन 1 मेगाटन तक पेलोड कैपेसिटी हासिल कर चुका है और साथ ही 6000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में चीन 80 से 100 मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत 70 के दशक से ही मिसाइल बनाने की सीक्रेट कोशिशों में जुट गया। इसरो में रहते हुए डॉक्टर कलाम मिसाइल डेवलपमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट। तब यूनियन कैबिनेट ने इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत इसके लिए सीक्रेट फंड अलॉट किए। 1 जून 1982 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डीआरडीएल यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को ज्वाइन किया। डीआरडीएल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही तरह एक विंग है जो कि मिसाइलों के क्षेत्र में काम करती है। डीआरडीएल ज्वाइन करते ही सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल के कामों में तेजी लाने के लिए एक हाई लेवल बॉडी का गठन किया। इसका नाम था मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी।
इस कमेटी ने कई दिनों की डिबेट और कई हफ्तों के विचार विमर्श के बाद एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया, जिसको नाम दिया गया गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये वो वक्त था जब भारत की पहली मिसाइल कागजों पर आकार लेना शुरू कर चुकी थी। 27 जुलाई 1983 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत कई मिसाइलों पर एक साथ काम शुरू हुआ। अलग अलग मिसाइलों के नाम तय किए गए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया पृथ्वी। टैक्टिकल कोर व्हीकल का नाम रखा गया त्रिशूल। सतह से आकाश पर मार करने वाली मिसाइल का नाम रखा गया आकाश। एक एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें शामिल की गई थी, जिसका नाम रखा गया था नाग। और APJ अब्दुल कलाम का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेक्स यानी कि री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम रखा गया अग्नि। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के करीब 2000 कर्मचारियों के साथ लगातार काम करने के बाद साल 1987 के आखिर में पृथ्वी मिसाइल का निर्माण अपने आखिरी चरणों पर पहुंचा। तब सिर्फ लॉन्चिंग करने की तैयारी बची थी। बालासोर की टेस्ट रेंज उस वक्त निर्माणाधीन थी और इसीलिए स्पेशल अरेंजमेंट के तहत श्रीहरिकोटा से इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण सफल रहा और 25 फरवरी 1988 को भारत को मिली पहली सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी की लॉन्चिंग के बाद भारत ने मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया था जहां दुनिया के ताकतवर देश खड़े थे। अगले 4 दशकों में भारत ने पारंपरिक समेत सामरिक महत्व की कई मिसाइलें डेवलप की, जो 250 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती हैं। उन्नीस में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी हासिल करने के बाद भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर दृढ़ रहा। भारत आज रक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर चुका है। आज भारत में बने तेजस जैसे फाइटर जेट समेत कई लड़ाकू विमान, हथियार और उपकरण खरीदने में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत के जो हथियारों की जो प्रतिष्ठा है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो पूरे विश्व में बढ़ रही है। अभी हमने जो भारत और रशिया के साथ जो आपसी सहयोग से जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसको जो विकसित किया है, उसे फिलीपींस को प्रोवाइड कराया गया है। विश्व के जो अनेक राष्ट्र हैं, साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्र उसमें अपनी अभिरुचि दिखा रहे हैं। भारत जाहिर है कि अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के माध्यम से जो हथियार विकसित किए जाते हैं, उनको तो अपने मित्र राष्ट्रों को, पड़ोसी राष्ट्रों को उन्हें प्रोवाइड तो कराता ही है। साथ ही साथ जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ऐसे जो राष्ट्र हैं वो भारत के हथियारों में अधिक से अधिक अपनी अभिरुचि दिखा रहे हैं। निर्यात में सिर्फ यही नहीं होता कि हम पूरा सिस्टम या फिर पूरी मशीनरी बनाकर ही बेचें। इसमें यह भी तय हो सकता है कि किसी सिस्टम का पार्ट, स्पेयर या फिर कोई इक्विपमेंट निर्यात किया जाए। भारत इस काम में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियां आज बहुत सारे मुल्कों के लिए कई तरह के हथियार और उपकरण बना रही हैं। इसमें फ्यूजलेस का नाम भी शामिल है। अब फ्यूजलेस को जानने और समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि आखिर फ्यूजलेस है क्या। फ्यूजलेस किसी भी एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी सेक्शन होता है, जिसमें किसी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में क्रू, पैसेंजर्स या फिर कार्गो आता है। भारत आज फ्यूजलेस बनाने में कितना आगे निकल चुका है, इसे जानने के लिए अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का उदाहरण आप ले सकते हैं। अगर आज दुनिया में अपाचे हेलीकॉप्टर में कहीं भी फ्यूजलेस बेचे जाते हैं तो वो भारत के ही बने होते हैं। यानी अपाचे का फ्यूजलेस आज पूरी दुनिया में भारत ही सप्लाई कर रहा है और इस औजार के निर्माण में बोइंग और टाटा के जॉइंट वेंचर लगे हैं।
एक और खास बात, रक्षा क्षेत्र में इजराइल का बड़ा नाम है। इजरायली ड्रोन के लिए भारत की 2 कंपनियां अडानी ड्रोन्स और लोहिया ग्रुप फ्यूजलेस बना रही हैं और इसमें भी भारतीय निर्यात की अहमियत को समझा जा सकता है। फ्यूजलेज का भारत के अंदर उसका उत्पादन किया जाना, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया जाना, भारत की जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय नौसेना आज नए कीर्तिमान कर रही है। हमारे पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर दुश्मन के परखचे उड़ाने वाली मिसाइलें हैं। आज इंडियन नेवी की गिनती दुनिया के टॉप 10 नेवीज में होती है। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश ही ऐसे हैं जिनके पास INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसमें अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 11, चीन के पास 3, इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2, जबकि फ्रांस, रूस और स्पेन के पास 1 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी कि इस समय पूरी दुनिया में केवल 8 देशों के पास कुल मिलाकर 22 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नजर आएगा। पश्चिम में भारत की समुद्री सीमाएं अरब सागर से लगती हैं, दक्षिण में हिंद महासागर से और पूर्व में हमारे देश की सीमाएं बंगाल की खाड़ी को छूती हैं और भारत की तटीय रेखा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। भारत के लिए चीन की तरफ से जितनी चुनौतियां थी वो अभी तक हिमालय क्षेत्र में थी, लेकिन अब चीन की चालबाजियां समंदर में भी नजर आ रही, यानी कि मुकाबला दोहरा है। एक पहाड़ों पर और दूसरा समंदर में भी हमें चीन का मुकाबला करना है और इसीलिए हमें खुद को उस हिसाब से तैयार करना होगा। अब तो INS विक्रांत भी लहरों पर पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। INS विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि ये ऐसा जंगी जहाज है जिसे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ या फिर लैंड कर सकते हैं और इसीलिए ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जाता है। हिंदुस्तान की आर्टिलरी ताकत का इतिहास 196 साल पुराना है, जब पहली बार 1827 में बॉम्बे आर्टिलरी का गठन हुआ था। इसके बाद से लगातार इसकी ताकत में इजाफा होता गया और आज की तारीख में हमारे पास 3 आर्टिलरी डिविजन हैं। भारत की तोपों का दम रेगिस्तान की रेतीली धरती से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक सुनाई देता है। 1965 से लेकर 1971 की जंग में सेना के जवानों को काफी नजदीक से दुश्मनों पर हमला बोलना पड़ा और इसीलिए जरूरत महसूस हुई कि दूर से ही हमला करने वाली तोप बनाई जाए, जिसके लिए भारत ने 1970 में स्वदेशी तोप बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। आराम हराम है से लेकर मेक इन इंडिया तक, इन नारों में जितनी आवाज है उतनी ही सच्चाई भी है। दरअसल आज भारत रक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है कि भारत के रक्षा उत्पादन को आज कई लोग खरीदना चाह रहे हैं। भारत अपने कई वेपन्स को निर्यात भी कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और सबसे बड़ी बात है भारत का धनुष। ये होवित्जर आज की तारीख में दुनिया की बड़ी बड़ी गन्स को टक्कर देने के लिए तैयार है। धनुष एक होवित्जर है जिसका वजन करीब 13 टन है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत पड़ती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कलपुर्जों का निर्माण देश में ही किया गया है। धनुष को किसी भी मौसम में कैसी भी टेरेन में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये खुद ब खुद टारगेट के हिसाब से खुद को अलाइन और पोजीशन कर लेती है। इस तोप की खासियत है इसकी कैनन, जिसका वजन 2692 किलो और लंबाई 8 मीटर है। इसकी कैनन 155 mm और कैलिबर 45 है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। बर्स्ट मोड में ये 15 सेकंड में 3 राउंड दागती है। इंटेंस मोड में ये 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेंस मोड में ये 60 मिनट में 60 राउंड दागती है। यानी कि जरूरत के हिसाब से दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। यही नहीं, लगातार 2 घंटे तक फायर करने में सक्षम धनुष खुद ब खुद टारगेट के हिसाब से खुद को अलाइन और पोजीशन कर सकती है।
धनुष तोप को बनाते में त्रिवेणी वालों ने एक बहुत अच्छी काम किया है कि उन्होंने हमको एक रेप्लिका दिया है 155 mm बोफर्स गन का, जो हमारी एक बहुत कारगर कारगिल युद्ध में भी उसने अपने आप को साबित किया है। हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गन अपने आप में फिनोमिनल है, और उसका रिप्लेसमेंट अगर हमें ढूंढना था और वो भी मेक इन इंडिया मुहिम में, तो वो धनुष कर पाई है। धनुष में वो सभी फीचर्स हैं जो हमारे को चाहिए थे एक मीडियम गन में, और जो हमें बोफर्स गन में मिलते थे। ऑटोमेटिक लोडिंग, कैरिंग, क्रेन, रेट ऑफ फायर इज फिनोमिनल। 155 mm अपने आप में जो सिस्टम है वो बड़ा ऑपरेशनली सक्सेसफुल है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस गन को सिर्फ इसलिए बोफर्स का पैरेलल माना जाता है क्योंकि उसकी ये जगह लेगा। हमें अपनी स्टैंडर्ड मीडियम गन 155 mm में धनुष बिल्कुल फिट होती है, इस वजह से हम उसे एक तरीके से इंडियन बोफर्स कहते हैं। धनुष तोप में 46.5 किलो के गोले का इस्तेमाल होता है, जो 70 डिग्री के एंगल तक सटीक निशाना लगा सकता है। धनुष के साथ हिंदुस्तान की एक और स्वदेशी तोप है जो दुश्मन के लिए काल है, और नाम है ATAGS अटैक्स, यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। अटैक्स स्वदेश में बनी पहली होवित्जर तोप है। लॉन्ग रेंज कैटेगरी के इस ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में से एक में होती है। अटैक्स तोप के कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी कि इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है। यही नहीं, इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अपनी क्लास में दुनिया की सबसे बेहतरीन गन है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर है। ये हर वातावरण में, दिन के समय, रात के समय और हर टाइप ऑफ टेरेन में कार्रवाई कर सकती है। ये जो गन है -3 डिग्री से लेके +75 डिग्री तक फायर कर सकती है, और इसका ट्रवर्स है फ्रॉम द सेम लोकेशन +-25 डिग्रीज। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये दुनिया की सबसे बेहतरीन हॉवित्जर है। इसके मुकाबले की हॉवित्जर कहीं में नहीं है। आर्टिलरी के साथ साथ भारत ने वायु शक्ति में भी इजाफा किया है। मिराज और मिग के दौर से आगे निकलकर आज भारत खुद का फाइटर जेट तैयार कर रहा है। तेजस फाइटर जेट के साथ साथ भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। हवाई सुरक्षा के लिए भारत के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें S-400 सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब भारत लंबी रेंज का भी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। 1971 के युद्ध के बाद से ही भारत को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। भारत ने 2 लेवल पर काम शुरू किया। पहला, बाहर से एयर डिफेंस सिस्टम की नई तकनीक को मंगवाना, और दूसरा, अपनी तकनीक को विकसित करना। DRDO ने 1980 के दशक में इंटीग्रेटेड मिशन के तहत आकाश गाइडेड मिसाइल का परीक्षण शुरू किया था, और 2000 तक आते आते इसका फील्ड टेस्ट हुआ, जिसके बाद इसे आधिकारिक तौर पर सेना में कमीशन कर दिया गया। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे भारत का पैट्रियट भी कहा जाता है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को सेकंड्स में नाकाम करने में सक्षम है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।